नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं द बॉयज के बारे में। और सिर्फ कहानी की नहीं, बल्कि उस कहानी के पीछे छिपे उन बड़े आइडियाज की जिनकी चर्चा आजकल हर तरफ हो रही है। तो द बॉयज का फाइनल सीजन आ तो गया है, लेकिन मजे की बात यह है कि इसके एंडिंग पर बहस शो के आने से बहुत पहले से ही चल रही है। मतलब एक जबरदस्त बहस। अच्छा, तो इस पूरी बहस को समझने के लिए ना हमें दो अलग अलग रास्तों को देखना होगा। एक रास्ता वो है जो कॉमिक्स ने दिखाया, और दूसरा वो जो शो हमारे सामने रख रहा है। देखिए, कॉमिक्स में तो कहानी सीधी है। होमलैंडर व्हाइट हाउस पर हमला करता है और अपने ही क्लोन ब्लैक नॉयर के हाथों मारा जाता है। कहानी खत्म। लेकिन शो जो है ना, वो एक कहीं ज्यादा दर्दनाक और पर्सनल एंडिंग की तरफ इशारा कर रहा है। एक ऐसी एंडिंग जहां हो सकता है कि होमलैंडर को कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा रायन ही मारे। सोचिए, ये सिर्फ एक फैमिली ड्रामा नहीं होगा, ये एक ट्रैजिक साइकिल का पूरा होना होगा। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है। आखिर इस शो में ऐसा क्या है कि ये बाकी शोज से ज्यादा एक पब्लिक बातचीत, एक बहस का मुद्दा बन जाता है? चलिए अब जरा इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। कुछ अकादमिक रिसर्च हमें एक बहुत ही जबरदस्त नजरिया देती हैं ये समझने के लिए कि आखिर ये शो सिर्फ एंटरटेनमेंट से कहीं ज्यादा क्यों है। रिसर्चर्स का तो ये तक मानना है कि ये शो सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसे जानबूझकर एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तरह बनाया गया है जहां समाज पर, सिस्टम पर सवाल उठाए जा सकें। असल में ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे फिक्शन यानी काल्पनिक कहानियां लोगों की सोच पर असर डाल सकती हैं और उन्हें ऑनलाइन डिबेट्स में हिस्सा लेने के लिए उकसा सकती हैं। और ये शो कामयाब होता है एक ऐसी चीज की वजह से जिसे कहते हैं पार्टिसिपेटरी कल्चर। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि ऑडियंस सिर्फ चुपचाप बैठकर शो देखने वाली नहीं है। वो एक्टिव है, वो मीम्स बनाती है, थियरीज पर बात करती है, वीडियो बनाती है, और ऐसा करके वो शो के मतलब को एक नई दिशा देती है, उसे नया आकार देती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस शो को बनाया ही गया है पावर, मीडिया और पॉलिटिक्स पर बहस छेड़ने के लिए। ये सिर्फ हमारी दुनिया की नकल नहीं कर रहा, बल्कि ये तो अपनी ऑडियंस को दावत दे रहा है कि आओ और इसका विश्लेषण करो। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि दर्शक अब सिर्फ दर्शक नहीं रहे, वो एक तरह से कहानी के सहलेखक यानी को ऑथर बन गए हैं, जो कहानी के असर को तय करने में एक बड़ा रोल निभा रहे हैं। असल में एक स्टडी तो ऑडियंस को सिंबॉलिक को ऑथर तक कहती है, मतलब एक सांकेतिक सहलेखक। ये लोग शो की दुनिया पर इतनी बहस करते हैं, इतनी बात करते हैं कि ये फिक्शन असल दुनिया के मुद्दों पर चर्चा करने का एक जरिया बन जाता है। और पता है एक और मजेदार बात क्या है कि ऑडियंस को भी ना 3 अलग-अलग ग्रुप्स में देखा जा सकता है। सबसे पहले आते हैं क्रिटिक्स, जो शो के पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल मैसेज पर खुलकर बहस करते हैं। फिर आते हैं डिफेंडर्स, जो शो के सटायर यानी कटाक्ष के साथ खड़े रहते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं। और आखिर में है पैसिव कंज्यूमर्स, जो मेनली एंटरटेनमेंट के लिए शो देखते हैं और बाकी की बातचीत को बस दूर से देखते हैं। और इन पोस्ट्स, मीम्स और डिबेट्स के जरिए दर्शक मिलकर शो के कल्चरल मतलब को एक नया आकार दे रहे हैं। मतलब ये जो लगातार डिजिटल बातचीत चल रही है ना, इसकी वजह से शो का मैसेज हमेशा बदल रहा है, इवॉल्व हो रहा है। और इसे आकार कौन दे रहा है? वही लोग जो इसे देख रहे हैं। और शो के क्रिएटर्स भी इस बातचीत को और हवा देते हैं, और उनका सबसे बड़ा हथियार है वाउट इंटरनेशनल का शानदार व्यंग। वाउट की जो कॉर्पोरेट भाषा है, जो हमें उनके फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर दिखती है, वो असल दुनिया की ब्रांडिंग और पीआर का एक जबरदस्त मजाक उड़ाती है। चाहे वो विमेंस डे पर दिखावे का सपोर्ट हो या फिर अपने स्कैंडल्स को मीडिया से छुपाना, ये सब एक सोचा समझा सटायर है। और ये चीज हमें और भी बेहतरीन तरीके से दिखती है जब शो एक ट्रांस मीडिया कहानी बनाता है। मतलब कहानी स्क्रीन से निकलकर हमारी दुनिया में आ जाती है। जैसे गुडोल्किन यूनिवर्सिटी की एक पूरी वेबसाइट बना दी, जहां लोग जाकर अपना स्टूडेंट आईडी बना सकते हैं, वर्चुअल कैंपस टूर ले सकते हैं। कमाल है। और इस तरह की स्ट्रैटेजी से होता क्या है? फिक्शन और हकीकत के बीच की जो लाइन है ना, वो धुंधली पड़ जाती है। और ये चीज दर्शकों को इसकी व्यंग्यात्मक दुनिया में और गहराई तक खींच लेती है। इससे कॉर्पोरेट पावर पर जो कटाक्ष है, वो ज्यादा असली और असरदार महसूस होता है। तो अब सवाल यह है कि तब क्या होता है जब एक शो जिसे हकीकत का मजाक उड़ाने के लिए बनाया गया हो, वो हकीकत के इतना करीब आ जाए कि दोनों में फर्क करना मुश्किल हो जाए? इसका जवाब हमें फाइनल सीजन के रिव्यूज में मिलता है। कई क्रिटिक्स ने महसूस किया कि फाइनल सीजन का जो डिस्टोपियन विजन था, वो कुछ ज्यादा ही जाना पहचाना लग रहा था। जैसा कि रेडियो टाइम्स ने लिखा, एक जमाने में ये एक एंटरटेनिंग और सबवर्सिव सटायर हुआ करता था, लेकिन अब ये सीरीज कुछ ज्यादा ही पहचानी हुई सी लगती है।
शो का टोन एकदम बदल गया। कुछ लोगों को ये एंटरटेनिंग से ज्यादा डिप्रेसिंग लगने लगा। जैसा कि एक समीक्षक ने कहा, ये शैतानी से ज्यादा निराशाजनक रूप से अंधकारमय था। और ये बात ना कुछ आउटलेट्स की रेटिंग्स में भी साफ साफ दिखी। जैसे डेन ऑफ गीक ने तो इसे 5 में से सिर्फ 2 स्टार दिए, सोचिए, और कहा कि ये सीजन ना बस एक सोपी ड्रैग है, मतलब काफी धीमा और उदास करने वाला। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प नतीजे पर ले आता है। हो सकता है कि ये जो मिलीजुली समीक्षाएं हैं, ये शो की नाकामी का नहीं, बल्कि इसकी सबसे बड़ी कामयाबी का सबूत हों। शायद शो की असली सफलता यही है कि इसका व्यंग इतना सटीक हो गया कि अब वो हमें हकीकत से भागने का रास्ता नहीं लगता। और यहीं पर यह कहानी हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। व्यंग्य की भूमिका क्या रह जाती है जब हकीकत खुद एक व्यंग्य बन जाए? ये सवाल है एंटरटेनमेंट और उस दुनिया के बीच की रेखा के बारे में जिसे वो एंटरटेनमेंट दिखाता है।